नमस्कार। आज हम इग्नो की शैक्षिक सामग्री के आधार पर स्त्री शरीर में होने वाले अद्भुत बदलावों के सफर को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि ये तो जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवर्तन के समय की, फिर यौवन के पहले संकेतों की, प्रजनन तंत्र की संरचना को समझेंगे, मासिक धर्म की प्रक्रिया को जानेंगे और आखिर में स्वास्थ्य तथ्यों और मिथकों पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत होती है किशोरावस्था से, वो समय जो बचपन और वयस्क होने के बीच का एक पुल है। ये एक ऐसा दौर है जहां शरीर और मन दोनों में बहुत गहरे बदलाव आते हैं, और सच कहूं तो यही बदलाव हमारे आने वाले कल की नींव रखते हैं। और देखिए, सोर्स मटेरियल के मुताबिक किशोरावस्था का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से बड़ा होना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही डायनामिक फेज है, एक ऐसा चरण जहां शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक हर तरह के बदलाव सबसे ज्यादा होते हैं। यहीं से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन बदलावों को समझने के लिए इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं प्राइमरी या प्राथमिक विशेषताएं, मतलब वो अंग जो प्रजनन के लिए जरूरी हैं, जैसे कि योनि या अंडाशय। ये जन्म से ही होते हैं पर यौवन तक इनएक्टिव रहते हैं। और दूसरे हैं सेकेंडरी, यानी वो शारीरिक संकेत जो बाहर से नजर आते हैं, जैसे स्तनों का विकास या प्यूबिक हेयर का आना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यौवन के वो पहले संकेत क्या होते हैं। वो कौन से शारीरिक माइलस्टोन्स हैं जिनसे पता चलता है कि शरीर में परिपक्वता की शुरुआत हो चुकी है। आमतौर पर ये पूरी प्रक्रिया एक क्रम में होती है। सबसे पहला संकेत होता है स्तनों का विकास, जिसे निपल बड्स का दिखना भी कहते हैं। इसके कुछ समय बाद ही प्यूबिक हेयर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर इस क्रम में लगभग 18 महीने बाद पहला मासिक धर्म यानी मेनार्की होता है। और जैसा कि हमने अभी बात की, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है जिसे रजोदर्शन या मेनार्के कहते हैं। भारतीय लड़कियों में पहले मासिक धर्म के लिए जो सामान्य उम्र है वो 11 से 15 साल के बीच मानी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये उम्र हर किसी के लिए एक जैसी होती है? तो ऐसा नहीं है। यौवन की शुरुआत का समय कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें जेनेटिक्स का बड़ा रोल है, मतलब अक्सर माँ की उम्र से इसका संबंध होता है। फिर पोषण और सामान्य स्वास्थ्य कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है। यहाँ तक कि जातीयता और हम कहाँ रहते हैं, इसका भी असर पड़ता है। जैसे ग्रामीण या गरीब शहरी इलाकों में अपर्याप्त पोषण के कारण लड़कियों में इसकी शुरुआत देर से हो सकती है। ठीक है, तो अब जब हम बदलावों को समझ गए हैं, तो चलिए अब खुद इस प्रजनन तंत्र की संरचना को देखते हैं। हम बाहर से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे अंदर के अंगों को समझेंगे। तो जो बाहरी जननांग हैं, उन्हें सामूहिक रूप से वल्वा या भग कहा जाता है। इसमें कई हिस्से होते हैं, जैसे मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा यानी बाहरी होंठ, लेबिया मिनोरा यानी भीतरी होंठ और मूत्रमार्ग का द्वार। ये सब मिलकर अंदरूनी सिस्टम की सुरक्षा करते हैं। अब अगर अंदर की तरफ चलें तो आता है योनि यानी वजाइना। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो गर्भाशय को शरीर के बाहर से जोड़ती है, और इसके 3 बहुत ही जरूरी काम है। ये जन्म के लिए मार्ग है, संभोग के लिए है और मासिक धर्म के प्रवाह को बाहर निकालने के लिए भी है। और थोड़ा और अंदर चले तो हमें मिलता है गर्भाशय, जिसे आम भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं। ये नाशपाती के आकार का एक मस्कुलर अंग है जहां गर्भावस्था के दौरान भ्रूण पलता है। और ये जानना वाकई कमाल का है कि महिला शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां यहीं होती हैं। और फिर आते हैं अंडाशय यानी ओवरीज। गर्भाशय के दोनों तरफ ये बादाम के आकार की 2 ग्रंथियां होती हैं। ये इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस है, क्योंकि यही अंडे यानी ओवा और महिला हार्मोन दोनों बनाती हैं। और एक महिला जन्म के समय ही लगभग 2 लाख से 4 लाख अंडों के साथ पैदा होती है। तो अब सवाल ये है कि ये सारे अंग मिलकर काम कैसे करते हैं? अच्छा, इस पूरे तालमेल की जो सेंट्रल प्रोसेस है वो है मासिक धर्म चक्र। इसे ऐसे समझिए, हर महीने गर्भाशय एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करता है। वो अपने अंदर एक मोटी पोषक परत बनाता है, जैसे एक मेहमान के लिए घर तैयार किया जाता है। लेकिन अगर गर्भावस्था नहीं होती तो इस परत की कोई जरूरत नहीं रहती। तब शरीर इस परत को, जिसमें खून और टिश्यू होते हैं, योनि के रास्ते बाहर निकाल देता है, और इसी प्रक्रिया को मासिक धर्म या पीरियड कहते हैं।
और हाँ, एक बात जानना बहुत जरूरी है, पहले मासिक धर्म के बाद शुरुआती 1-2 साल तक ये साइकिल अनियमित यानी इर्रेगुलर हो सकते हैं, और ये बिल्कुल सामान्य बात है। शरीर को अपनी एक नियमित लय बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये सारी जानकारी होना, यही तो असली शक्ति है, खास तौर पर तब जब हमें स्वास्थ्य से जुड़े तथ्यों और मिथकों के बीच का फर्क समझना हो। और मिथकों की बात करें तो एक बहुत ही आम और सदियों पुरानी गलतफहमी है। सवाल ये है कि क्या हाइमन यानी योनि छद वर्जिनिटी का सबूत है? बिल्कुल नहीं, और इस पर हमारा सोर्स मटेरियल एकदम साफ और दो टूक बात करता है। जवाब है नहीं। तो सवाल है क्यों नहीं? क्योंकि हाइमन एक बहुत पतली झिल्ली होती है। ये सिर्फ यौन गतिविधि से ही नहीं, बल्कि एक्सरसाइज, साइकिल चलाने या खेलने कूदने जैसी सामान्य गतिविधियों के दौरान भी फट सकती है। कभी किसी चोट या गिरने से भी इसे नुकसान पहुंच सकता है। और कुछ लोग तो बिना किसी स्पष्ट हाइमन के ही पैदा होते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका होना या न होना किसी की सेक्सुअल हिस्ट्री का कोई भरोसेमंद संकेत नहीं है। इसी तरह स्रोत एक और हानिकारक प्रथा, महिला जननांग विकृति यानी FGM की भी बहुत कड़ी निंदा करता है, और इसमें साफ साफ कहा गया है, कोट, इस निर्दयी परंपरा का कोई औचित्य नहीं है, अनकोट। तो आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा है। महिलाओं में गर्भाशय और स्तन कैंसर आम हैं। जब हम अपने शरीर को समझते हैं तो किसी भी असामान्य बदलाव को जल्दी पहचान सकते हैं। इसीलिए रेगुलर चेकअप जैसे पैप स्मीयर टेस्ट बहुत जरूरी हैं। और कहीं भी कोई गांठ या सूजन जैसी चिंता की बात लगे तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अहम है। तो हम इस सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। जब दुनिया मिथकों और गलत जानकारी से भरी हो, तो क्या तथ्यात्मक और सही जानकारी पाना सिर्फ एक अच्छी बात है, या फिर ये जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है?